बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर में हमने, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अपने थर्ड लॉ को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम मैथ्स एंड वेट एक टॉपिक है उसे डिस्कस कर लें। जब भी हम फिजिक्स में डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ डील कर रहे होते हैं, स्पेशली मैथ्स एंड वेट को डील कर रहे होते हैं, तो हमारे जहन में ये बात होती है कि ये मैथ्स और वेट जो है वो सेम है। बट एक्चुअली मैथ्स एंड वेट आर डिफरेंट क्वांटिटीज़, ये सेम क्वांटिटीज़ नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मैथ्स और वेट के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ्स के साथ और देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली मैथ्स। So the definition of mass of a body is the quantity of matter possessed by the body। अब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर जो मैटर की क्वांटिटी होगी दैट इज बेसिकली कॉल्ड मैस। क्लियर? सो मैस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। अगर हम लेट्स से कोई बुक है, बुक का जो मैस होगा वो अगर आप रूम के अंदर भी चेक करेंगे वो सेम होगा, और रूम के बाहर भी आप चेक करेंगे तो सेम होगा। सो इसी तरीके से अगर बुक है, इसका आप घर पे मैस करेंगे तो सेम होगा, और अगर आप वही स्कूल जाके उसका मैस चेक करेंगे तो भी सेम होगा। ठीक है, ये तो हो गया जी हमारे पास मैथ्स का कॉन्सेप्ट। की है, हमें पता चल गया कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। तो जगह चेंज करने से मैथ्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो जितना है वो उतना ही रहेगा। क्लियर? इट इज मेजर्ड बाय द कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग बीम बैलेंस। अब मैथ्स को मेजर कैसे फिर करेंगे? मैथ्स को मेजर करने के लिए हम बीम बैलेंस को यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज बीम बैलेंस? सो ये आप फिगर में देख सकते हैं कि बीम बैलेंस में दो पैन्स होते हैं हमारे पास। तो एक में हम फिक्स्ड और स्टैंडर्ड मैथ्स रखते हैं और फिर अपने ऑब्जेक्ट के मैथ्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो ये सेंटर में एक पॉइंटर होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट का कितना मैथ्स है। सो दिस इज बेसिकली अ बीम बैलेंस। क्लियर? सो मैथ्स को मेजर करने के लिए हमें बीम बैलेंस की जरूरत होती है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि वेट क्या है। क्योंकि हमने मैथ्स को तो डिस्कस कर लिया, तो अब देखते हैं कि वेट क्या है। So weight of a body is the force equal to the force with which earth attracts it। weight जो है वो फोर्स है जिसके साथ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्लियर? वेट किसी भी बॉडी का वो फोर्स है जो अर्थ लगाती है उस ऑब्जेक्ट पे ताकि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, सो वेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट इज इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। क्योंकि अर्थ से रिलेटेड है, सो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू जी, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जहां पर जी की वैल्यू चेंज होगी वहीं पर हमारा वेट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि दिस इज कंसर्न्ड विद अर्थ। अर्थ की अट्रैक्शन के बारे में बात कर रही है। सो अर्थ की अट्रैक्शन के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है। तो जहां पर जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी वहां पर वेट भी चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि वेट जो है वो डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The next point is weight is a force and thus it is a vector quantity। A force, हमें पता है कि force जो होती है that is a vector quantity और weight itself is a force। So weight भी हमारे पास क्या हो गया? एक vector quantity। Clear? Weight of a body of a mass m is related by the equation। अगर हमने किसी बॉडी की मैस को रिलेट करना हो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा? W इज इक्वल्स टू एम जी। सो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जी क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला में भी हमारे पास जी आ रहा है। सो W इज इक्वल्स टू एम जी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। अब वेट का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन, क्योंकि हमें पता है कि वेट जो है वो क्या है? वेट इज बेसिकली अ फोर्स। सो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सो इसका मतलब वेट का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन, द सेम एज फोर्स।
क्लियर। सो अब हम देख लेते हैं कि वेट को अगर हमने मेजर करना हो तो फिर हम कैसे मेजर करेंगे। सो वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। सो दिस इज अ स्प्रिंग बैलेंस, जैसे कि आपको फिगर में शो हो रहा है, ये जो है ये स्प्रिंग बैलेंस है। सो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना हो तो ये हम इस हुक के साथ उसे अटैच कर देते हैं और यहाँ पर जितनी भी मीटर से रीडिंग आ रही होती है दैट इज बेसिकली द फोर्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमने ब्लॉक अटैच किया है साथ, तो इसका वेट कितना आ रहा है हमारे पास 1 न्यूटन। क्लियर। सो वेट को मेजर करने के लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, जबकि हमने भी लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि मास को मेजर करने के लिए हमें बीम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो मास एंड वेट आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इनका डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो तमाम पॉइंट्स हैं यहाँ पर और लास्ट टाइम में मैंने एक्सप्लेन किया, ये आप तमाम के तमाम पॉइंट्स यूज करेंगे मास एंड वेट के डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। सो ये शॉर्ट में भी आपको आ सकता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। सो यू शुड बी रेडी विद रिस्पेक्ट टू ऑल कंसर्न्स, चाहे वो लॉन्ग में हो या शॉर्ट में हो। ठीक है। तो ये तो था जी मास एंड वेट। तो चलते हैं आज के असल टॉपिक की तरफ एंड दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली है क्या। To every action there is always an equal but opposite reaction. हर एक्शन इस दुनिया में हम जो भी एक्शन करते हैं उसका कोई ना कोई रिएक्शन लाजमी होता है और वो रिएक्शन कितना होता है, जितना आपने एक्शन किया है उसी के इक्वल रिएक्शन होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं भी आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, सो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है। ठीक है। सो आपने क्या करना है कि आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। आपने बॉल को थ्रो किया। ठीक है। जब आपने बॉल को ज्यादा पुश नहीं दिया, लाइटली थ्रो किया, तो वो जब जमीन से टकराएगा, टकराने के बाद हमेशा वापस उठेगा। ठीक है। ये जो थ्रो किया आपने इसे नीचे, दिस इज बेसिकली एक्शन। ये हमने एक्शन किया। हमने एक्शन कैसे किया, इस बॉल को नीचे की तरफ थ्रो करवाया। तो जब अर्थ के साथ ये टच करेगा तो अर्थ क्या करेगी, अपना रिएक्शन शो करेगी। अब अर्थ ने जो रिएक्ट करना है इस पे, दैट इज बेसिकली रिएक्शन। तो अर्थ ने जब रिएक्शन शो किया तो क्या होगा, अर्थ भी इसके ऊपर डाउनवर्ड नीचे की तरफ से एक फोर्स लगाएगी और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। बॉल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है। सो हमने जो किया दैट इज एक्शन और हमारे एक्शन का जवाब दिया एक रिएक्शन ने। वो जितना हमने एक्शन की फोर्स लगाई उतनी ही हमारी रिएक्शन की फोर्स होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हमारी एक्शन की फोर्स डाउनवर्ड थी बट जो रिएक्शन की फोर्स थी वो ही उतनी ही फोर्स थी बट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तभी हमारा जो फुटबॉल था वो जमीन को टच करने के बाद उसी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। सो इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आप कोई भी बॉल लें और उसे दीवार की तरफ थ्रो करवाएं। तो जब उसे आप दीवार की तरफ थ्रो करवाएंगे तो वो दीवार से टकराने के बाद वापस आपकी तरफ आएगी। सो इससे हमें क्या पता चला कि हमने जब बॉल को थ्रो किया दैट वाज बेसिकली एक्शन और दीवार ने अपना रिएक्शन दिया, उतनी ही फोर्स लगाई उस बॉल को वापस हमारी तरफ थ्रो करवाने के लिए। क्लियर। इसी तरीके से यही भी एग्जांपल है कि जब आपने फुटबॉल को जमीन की तरफ थ्रो किया तो जमीन ने एक रिएक्शन फोर्स लगाई, जितनी आपने एक्शन की फोर्स लगाई थी उतनी ही रिएक्शन की फोर्स लगाई बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ताकि फुटबॉल जो है वो हमारी तरफ वापस मूव कर सके। सो अगर आप कम फोर्स लगाएंगे तो फुटबॉल स्लोली ऊपर आएगा बट अगर आप जोर से ज्यादा फोर्स के साथ, ज्यादा पुश के साथ फुटबॉल को डाउनवर्ड फेंकेंगे तो उतने ही पुश के साथ वो जमीन से टकराकर अपवर्ड आपकी तरफ मूव करेगा। सो आप ये चेक भी कर सकते हैं कि आप जितनी फोर्स लगाएंगे रिएक्शन फोर्स उतनी ही होगी और ऑपोजिट होगी। ठीक है। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये बुक जो है ये टेबल पे पड़ी हुई है। इसका जो वेट है, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा कि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू बेसिकली ग्रेविटी। सो इसका वेट जो है दैट विल एक्ट डाउनवर्ड। इस बुक का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और टेबल एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है जो कि अपवर्ड फोर्स है और इन दोनों फोर्सेस की वजह से बुक जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, एक रेस्ट पोजीशन पर यहाँ पर पड़ी हुई है। क्लियर। मैं फिर से बता देती हूँ कि ये जो बुक है इसने एक एक्शन की फोर्स लगाई है टेबल के ऊपर वेट की फॉर्म में, क्योंकि इसका कोई वेट था। जब हमने इसे टेबल के ऊपर रखा तो इसने एक्शन की फोर्स लगाई टेबल के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ
वेट, और टेबल ने उतनी ही फोर्स लगाई इसको उठाने के लिए ताकि अपनी जगह से हिले नहीं, वहीं रहे। दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ रिएक्शन फोर्स। सो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो अब आप यहाँ से इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक रॉकेट है हमारे पास। सो जब हमने इस रॉकेट को फायर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैसेस की वजह से इतना रिएक्शन हुआ कि रॉकेट अपवर्ड मूव कर गया। हमने फोर्स लगाई, इसको ऑन किया, ठीक है, और इसका रिएक्शन क्या हुआ गैसेस की, इन गैसेस की वजह से रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव कर गया, ठीक है। तो बेसिकली एक्शन और रिएक्शन की गेम है सारी। सो इसी एक्शन और रिएक्शन की वजह से ये जो रॉकेट है ये भी एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। फोर्स ऑन अ हॉट गैस एंड फोर्स ऑन द रॉकेट, दोनों पर फोर्सेस लग रही हैं, इक्वल फोर्सेस लग रही हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। So let's move towards the next slide and see which is the next example. So एक और एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बैलून है हमारे पास। तो आप ये जो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आप लोग खुद भी घर पे ट्राई कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है कि एक बैलून लेना है, ठीक है। सो उसको फिल करना है विद एयर। उसको आपने जब हवा से भरा तो फिल्ड बैलून को अब आपने क्या करना है, उसके मुंह को ओपन कर देना है, यहाँ से इसके माउथ को ओपन कर देना है। तो जब आप इसके माउथ को ओपन कर देंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर से तेजी से जो एयर है वो बाहर की तरफ आएगी। एयर विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स, यानी कि हवा जो है वो तेजी से बाहर की तरफ को आएगी, क्योंकि इसके अंदर तो बेसिकली गैस है ना, हवा है। तो जब आपने इसके मुंह को ओपन कर दिया तो इसमें से तेजी से हवा जो है वो बाहर आने लग जाती है। सो आपने जब इसे छोड़ दिया तो क्या होगा, उस एक्शन की वजह से हमें पता है कि रिएक्शन होगा, और वो रिएक्शन क्या होगा कि बैलून जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा। जो एयर बाहर आ रही थी उसके रिएक्शन फोर्स की वजह से जो बैलून है ये अपवर्ड मूव कर जाएगा। सो आपने ये एक्सपेरिमेंट घर पे खुद भी परफॉर्म करना है कि आपने एक बैलून लेना है, उसे हवा से फिल करने के बाद उसे छोड़ देना है, ठीक है, पकड़ के नहीं रखना, उसे आपने छोड़ देना है, उसका माउथ ओपन करके आपने उसे छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि जो हवा होगी वो तेजी से डाउनवर्ड साइड से बाहर को आएगी, और उसका रिएक्शन क्या होगा कि बैलून एक्सेलरेट करेगा, बैलून मूव करेगा, अपनी पोजीशन को फौरन से चेंज करेगा। तो एक्शन क्या था यहाँ पर, जो एयर बाहर आ रही थी, और रिएक्शन क्या हुआ, बैलून एक्सेलरेट अपवर्ड्स, बैलून अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सो इन तमाम एग्जाम्पल से हमें क्या बात समझ में आई, इस लॉ से हमें क्या चीज समझ में आई कि एक्शन इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय अ रिएक्शन फोर्स। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन लाजमी होता है, एंड द टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट। अब ये जो एक्शन और रिएक्शन की फोर्स होती है ये हमेशा इक्वल होंगी बट हमेशा ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक्शन की जो फोर्स है, हवा जो आ रही थी वो बाहर की साइड पे आ रही थी, बट जो रिएक्शन हुआ उससे बैलून अपवर्ड मूव किया। सो इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्शन इज डाउनवर्ड बट द रिएक्शन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर हो गई यहाँ से ये बात कि जो दोनों फोर्सेस होंगी एक्शन और रिएक्शन की वो हमेशा इक्वल होंगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें इन तमाम एग्जाम्पल से पता चली वो ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। अब एक्शन और रिएक्शन ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करती हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा फुटबॉल जब हमने थ्रो करवाया था अर्थ की तरफ, तो क्या था, फुटबॉल पर जो फोर्स लगी थी, फुटबॉल पर जो फोर्स थी दैट वाज बेसिकली एक्शन, ठीक है। और जब आप इसने हिट किया ग्राउंड के साथ तो ग्राउंड ने जो फोर्स लगाई दैट वाज बेसिकली रिएक्शन। यही हुआ था ना। तो हमने देखा कि एक्शन जो है वो किस पर हुआ, फुटबॉल पे, बट जो रिएक्शन था वो किसकी तरफ से आया, अर्थ की तरफ से। रिएक्शन फोर्स वाज ड्यू टू अर्थ। फोर्स एक्शन की लगी अर्थ पर और अर्थ ने रिएक्शन दिया वापस फुटबॉल को। सो एक्शन और रिएक्शन की जो भी फोर्सेस हैं वो हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करेंगे। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्शन वाली जो फोर्स है वो क्या है, एयर, और रिएक्शन वाली जो फोर्स है वो किस पे एक्ट करेगी, बैलून के ऊपर, बैलून अपवर्ड मूव कर जाएगा, ठीक है। सो आपने देखा कि दोनों डिफरेंट चीजों के ऊपर ही हमेशा ये फोर्सेस एक्ट करती हैं। क्लियर। सो इसी से रिलेटेड हम जल्दी से एक एक्टिविटी कर लेते हैं। बेसिकली ये आपका क्विज भी है, सो आपने इसे साथ साथ परफॉर्म करना है और देखते हैं कि
कितने स्टूडेंट्स जो है वो इसका आंसर कर पाते हैं। सो व्हाट इज द एक्टिविटी? स्ट्रेच आउट योर पाम एंड होल्ड अ बुक ऑन इट। अपने हाथ को बढ़ाएं आगे और उस पर आपने क्या करना है, बुक रख देनी है। तो यहाँ पर मेरे पास जो फिगर है इसमें हैंड तो नहीं है बट यहाँ पर टेबल है। सो आपने यहाँ पर जो टेबल है इसे एज अ हैंड लेना है। सो हैंड के ऊपर आपने क्या करना है कि ये बुक रख देनी है, ठीक है। सो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने जो फिगर यहाँ पे आपको शो करवाई है इसमें बेसिकली टेबल है, हैंड नहीं, ठीक है। सो ये आपने इस टेबल को एज अ हैंड लेना है। सो हैंड के ऊपर आपने क्या करना है, ये आपने बुक रख दी। सो अब हमें करना क्या है और चेक क्या करना है? फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू चेक आउट इज हाउ मच फोर्स यू नीड टू प्रिवेंट द बुक फ्रॉम फॉलिंग। अगर बुक को गिरने से बचाना है तो हमें कितनी फोर्स इस बुक के ऊपर लगानी पड़ेगी ताकि ये बुक नहीं गिरे। तो आपको पता है कि जब आपने बुक को हाथ पर रखा तो उस पर उसका एक वेट था। सो वेट जो था वो डाउनवर्ड एक्ट कर गया, ठीक है। वेट की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट की। तो हमें इसको गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी हमारे हाथ को? हमारे हाथ को उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितना उसका वेट है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी लास्ट टाइम में पढ़ा कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल फोर्सेस बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो जितना वेट होगा ऑब्जेक्ट का हमें उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो नीचे नहीं गिरे। सो बुक का जो वेट था उतनी ही फोर्स लगाई हमने ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या जो बुक है वो नीचे नहीं गिरे, ठीक है। सो इक्वल फोर्स होती है, सो दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बुक, ठीक है। सो ये था इसका आंसर। सो द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इज व्हाट इज एक्शन। अब इसमें एक्शन क्या था? एक्शन वाज बेसिकली ये जो बुक है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज बेसिकली एक्शन। जो काम पहले होगा, जो फोर्स पहले लगेगी दैट इज एक्शन। बुक हमने रखी, बुक रखने के बाद उसकी उस पर से एक फोर्स डाउनवर्ड एक्ट की जो कि उसकी वेट की फॉर्म में थी, दैट इज बेसिकली एक्शन। क्लियर? और इसके अलावा थर्ड हमें जो चीज नोटिस करनी है इसमें से कि इज देयर एनी रिएक्शन? क्या इस जब आपने बुक को हाथ पर रखा तो क्या कोई रिएक्शन हुआ? इफ यस देन व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। तो हमने फर्स्ट का भी क्वेश्चन का जब आंसर किया था तो हमें पता था कि जब हमने बुक को हाथ पर रखा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका हमेशा रिएक्शन होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें यही बताता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन है। तो जब हमने बुक को हाथ पे रखा तो बुक का जो वेट था वो एक्ट किया हमारे हाथ के ऊपर, सो उसके इक्वल फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगी, ठीक है। सो इसका मतलब रिएक्शन हुआ। तो इन विच डायरेक्शन रिएक्शन हुआ? रिएक्शन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन जो है वो हमेशा अपवर्ड एक्ट करेगी। सो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फोर्स इज अपवर्ड, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ द सरफेस रिएक्शन अपवर्ड है एंड वेट ऑफ द बुक इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये तो था जी हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ और इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्विज भी हमने कर लिया। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास का वक्त खत्म हो रहा है। आई होप कि आपको ये क्विज और ये एक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।